आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमंग और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। आपके और हमारे कंप्यूटर पर अब सरकार की तरफ से क्या वाकई में नजर होगी? हम उसमें क्या डेटा रखते हैं? हमारी ऑनलाइन गतिविधियां क्या हैं? हमारे संपर्क किनसे हैं? इन सब पर निगरानी रहेगी? ये सवाल आम लोगों के मन में सरकार के उस आदेश के बाद उठ रहे हैं जिसमें उसने देश की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को सभी कंप्यूटर में मौजूद डेटा पर नजर रखने, उन्हें सिंक्रोनाइज और उसकी जांच करने के अधिकार दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर 10 एजेंसियों को यह अधिकार दिए हैं। पहले बड़े आपराधिक मामलों में ही कंप्यूटर या ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी, लेकिन अब हम सभी के कंप्यूटर्स पर सरकार की नजर होगी। वहीं बड़ा सवाल यह है कि क्या नए आदेश के बाद आम लोग भी इसकी जद में होंगे? केंद्र सरकार ने 10 प्रमुख सुरक्षा खुफिया एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति या संस्था के कंप्यूटर में मौजूद डेटा की जांच करने के अधिकार दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। आइए देखते हैं इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। अब की बार जासूस सरकार। आईटी एक्ट 2000 की धारा 69 के सब सेक्शन 1 का दिया आदेश। 20 दिसंबर 2018 को एक नोटिफिकेशन किया जारी। निजी कंप्यूटरों में मौजूद डाटा पर मोदी सरकार की नजर। 10 एजेंसियों को दिया जांच की जिम्मेदारी। कांग्रेस ने कसा तंज। चौकीदार अब जासूस भी है, झांकते रहो। केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक गृह मंत्रालय ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 69 के सबसेक्शन 1 के अनुसार देश की 10 सुरक्षा एजेंसियों को किसी कंप्यूटर में जनरेट, ट्रांसमिट, रिसीव और स्टोर की गई किसी जानकारी को इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिक्रिप्ट करने की अनुमति दी गई है। हमेशा की तरह इस मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार के विरोध में उतर आया है। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार लोगों की जासूसी करवा रही है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मोदी सरकार की ओर से ही लागू की गई है, बल्कि 2009 में मनमोहन सिंह सरकार ने भी यह नियम लेकर आई थी। हालांकि इसमें साफ साफ कहा गया था कि बिना पूरी वैधानिक अनुमति के किसी की निगरानी नहीं की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस के बनाए उस कानून में यह नहीं बताया गया कि वो कौन सी एजेंसियां हैं जिनको निगरानी का वैधानिक अधिकार होगा। मोदी सरकार ने अपने आदेश में 10 सरकारी एजेंसियों के नाम साफ साफ लिख दिए हैं। 10 सुरक्षा एजेंसियां: इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट टैक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस, पुलिस कमिश्नर। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि देश को अब समझ आ गया है कि मोदी सरकार जासूसी करते हैं। गैर संवैधानिक जासूसी कराना इस सरकार का नियमित कार्य हो गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता जयवीर शेरगिल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लोगों के निजी कंप्यूटरों में से मौजूद डाटा पर नजर रखने और उसे जांचने का अधिकार 10 एजेंसियों को देने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। चौकीदार अब जासूस भी हो गया है। मोदी सरकार का पिछले 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसे ताक झांक और जासूसी करने की लत लग चुकी है। इस तुगलकी फरमान के जरिए वे लोकतंत्र को मोदी तंत्र बनाना चाहते हैं। बहरहाल ऐसे में हम सभी जानते हैं कि जांच एजेंसियां संदिग्ध लोगों की निगरानी करती है, लेकिन ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से अगर ये आदेश दिया गया है तो इस पर विपक्ष सवाल उठाएंगे ही। न्यूज़ इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।
आखिरकार मोदी सरकार के इस फैसले का कई जगह विरोध भी देखा जा रहा है और कई जगह इसे सही भी ठहरा रहे हैं। अगर बात की जाए देश की सुरक्षा और अखंडता की, इस कानून में क्या कुछ खास है, इसके ऊपर बड़ी बहस में आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से आयुष भारद्वाज जो कि प्रदेश यूथ कांग्रेस के महासचिव हैं और खेमचंद शर्मा जो कि भाजपा के नेता हैं, और फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश चौधरी जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। आप सभी मेहमानों का न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश चौधरी जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं ताकि आपके माध्यम से हमारी जनता को भी ये पता चले कि आखिर में ये एक्ट है क्या और इसकी क्या बारीकियां हैं। बेसिकली मैं इसके बारे में बताना चाहूँ तो इसके अंदर ये ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया हो रहा है या पहली बार हो रहा है, ये हमेशा किया जाता है जी। और जब भी देश की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए जो भी जांच एजेंसियां हैं या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, ना कि अगर भारत की बात करें तो ऐसा नहीं है कि भारत में ही हो रहा है, अमेरिका बहुत पहले से कर रहा है, अमेरिका इसको बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे कर रहा है, यहाँ पे तो उसका एक बहुत छोटे रूप से किया जा रहा है, अमेरिका बहुत हाई लेवल पे करता है। तो अगर हम डेवलपमेंट में कंपेयर करते हैं कि एक देश से दूसरे देश की तुलना हो कि वहां पे ये डेवलपमेंट हो रहा है, तो जांच या नेशनल सिक्योरिटी को लेके भी कंपैरिजन होना चाहिए। और जिस तरीके से विकसित देश कर रहे हैं इसे अपने देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, उस तरीके से इंडिया भी कर रहा है और इसमें कुछ गलत नहीं है। इसके अंदर जांच एजेंसियों को पावर है कि देश के लिए जो भी जरूरत है, अगर कोई, बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो इनको मॉनिटर करना वैसे ही बहुत ज्यादा चैलेंजिंग केस है जी। तो किसी भी एजेंसी के लिए संभव नहीं है कि मैन टू मैन मॉनिटरिंग की जाए, तो मास लेवल पे मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है ही। तो मुकेश जी, किस कंडीशन में किसी भी व्यक्ति के डेटा में ये चेकिंग हो सकती है, ऐसी कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं? देखो, ये जांच एजेंसियों पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसिडेंट हो गया जहाँ पे जैसे मॉब लिंचिंग वाले केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं जी, ठीक है। अब इस केस में एक खुफिया एजेंसी को कोई जानकारी मिलती है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ लोग ऐसे हैं जी जो फेक न्यूज स्प्रेड करके इस तरीके के और इंसिडेंट कर सकते हैं जी। अगर ऐसी कुछ इनपुट आई तो किसी पर्टिकुलर 10, 20, 50 कंप्यूटर सिस्टमों पे या उन लोगों के मोबाइल फोन या कंप्यूटर सिस्टम एनालाइज करना पड़े तो परमिशन लेके एनालाइज कर सकते हैं जी। तो एक उदाहरण हो गया जी। तो सेकेंडली उदाहरण हो गया कि जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे बीच में कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कुछ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुई या फिर कोई भी हुआ, वहां पे कुछ स्टूडेंट्स ने टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज की। अगर ऐसा लगता है कि कोई सच में टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है तो उनके कंप्यूटर सिस्टम्स एनालाइज हो सकते हैं पर विद परमिशन जी। तो ये इनपुट्स पे डिपेंड करेगा कि कहीं पे जहां पे सुरक्षा एजेंसियों को या इंटेलिजेंस एजेंसीज को जरूरत लगेगी उसकी परमिशन ली जाएगी बकायदा होम मिनिस्ट्री से, और उसके बाद में उनके सिस्टम चेक किए जाएंगे जी। तो स्टूडियो में मौजूद हमारे जो अतिथि हैं आयुष भारद्वाज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अभी आपने हमारे साइबर एक्सपर्ट मुकेश चौधरी की बात सुनी तो उन्होंने एक एक इस कानून की बारीकियां बताई कि किन परिस्थितियों में इस कानून का उपयोग किया जाएगा सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। तो अब आप हमें ये बताइए कि आपका विरोध क्या है और किस वजह से ये विरोध है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो जिस वे से या जिस कारण से एक्ट बनाया गया वो था कि देश के अंदर सिक्योरिटी का, इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत हो। पर क्योंकि मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड आया है गुजरात से, आप देख लीजिए गुजरात में भी इनके ऊपर स्नूप गेट के चार्जेस लगे थे। इन लोगों ने लोगों के सिस्टम्स के साथ, मोबाइल फोन्स के साथ उनके वॉइस कॉल सुनना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो बेसिकली ये इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर नहीं है, इसको इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है कि किस तरीके से पॉलिटिकली लोग एक्टिविस्टों की, आरटीआई एक्टिविस्टों की इनकी जासूसी कर सके और ताकि मोदी सरकार जिसको जो अभी जनाधार खोदना शुरू हो चुका है, जिसका 5 राज्यों में चुनाव हार चुके हैं ये लोग, तो अब ये लोग किसी भी कीमत पर अपने राज को बचाने के लिए ऐसी हथकंडे अपना रहे हैं। तो हम लोग विरोध इस चीज को करते हैं। देखिए, अगर आपको इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, आप एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप कीजिए। आप एक कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक एजेंसी को आप राइट दीजिए। ऐसे आप हर एजेंसी को उठा के आपने सारे राइट्स दे दिए हैं, कोई भी बिना किसी उसके डायरेक्ट सब चीजें ट्रेस करना शुरू कर दिया, तो ये चीजें ठीक नहीं है। और मोदी जी इसको लेकर मैं तो ये कहता हूं कि किसी रिटायर्ड जज के अंडर लीडरशिप में, उनके अंडर चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन हो, उससे परमिशन लेके ये सारी चीजें हो। होम मिनिस्ट्री मेरे को नहीं लगता है कि इसके लिए प्रॉपरली
काम कर पाएगी, क्योंकि होम मिनिस्टर में भी सारे के सारे बीजेपी के नुमाइंदे बैठे हैं और उनका अल्टीमेट टारगेट यही है कि किस तरीके से देश के लोकतंत्र को तबाह कर राज किया जा सके। लेकिन आयुष जी, पुराना अगर हम मामला देखें कि साल 2009 में जब मनमोहन सरकार भी थी, उस समय प्रणब मुखर्जी के फोन की टैपिंग की गई थी, जो उस समय के वित्त मंत्री थे उनके आप कांग्रेस के ही द्वारा। तो ये भी एक बात है। तो जब ये आपके सरकार में भी हुआ था, और ये कानून कोई नया कानून तो है नहीं, बस इसको इस कानून के प्रारूप बस बदलते रहे। और अगर होम मिनिस्ट्री के द्वारा अगर किसी व्यक्ति के चेकिंग की जाती है आईटी एक्ट के द्वारा, अगर देश की सुरक्षा को खतरा है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा यह किया जाएगा, तो इसका इतना विरोध क्यों? आप इसको एक शांतिपूर्ण तरीके से भी बता सकते हैं, राय मशवरा कर सकते हैं, तो इसका विरोध किस वजह से हो रहा है? प्रमुख वजह क्या है इसकी? देखिए, देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चीजें की जाए तो मैं समर्थन करता हूं इस चीज का, मगर ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर ना होकर सिर्फ किसी लोगों की जांच करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की इस बात को आप सिद्ध करें। इस बात को आयुष जी की तरफ से करा जा रहा है वो गलत है। आयुष जी, आप इस बात को सिद्ध कैसे कर सकते हैं कि ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर नहीं हो रहा है, ये किसी पर्सनल फायदे के लिए किया जा रहा है? आप इस चीज का मुझे एक प्रूफ बता दीजिए कि गवर्नमेंट ने क्या इसको लेकर एक स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएट करी है, क्या इसका एक लीगल फ्रेमवर्क है? एक आपने एक एक्ट बना के आपने तो एक ऑर्डर पास कर दिया कि ठीक है हम ये करेंगे। इस तरीके से ये चीजें नहीं चल सकती है। आप देखिए, गवर्नमेंट चाहे जिसके फोन टैपिंग कर रही है, ये कहां तक जायज है? गुजरात के अंदर इनको कोर्ट से बाकायदा झटका लगा था इनको कि इन लोगों ने ऐसी चीजें करी थी। तो क्या गारंटी है कि इस एक्ट को पास होने के बाद इन 10 एजेंसीज के थ्रू ये लोग आगे नहीं करवाएंगे और अदर पार्टीज के पॉलिटिशियंस को परेशान नहीं करेंगे? इस चीज की क्या गारंटी है? खेमचंद शर्मा जी, आयुष जी के सवालों का जवाब दीजिए। जी, आयुष जी ने दो बातें कही, मुझे बड़ी हास्यास्पद लगी। इन्होंने एक तो कहा कि साहब मोदी जी राज को बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं, और दूसरा इन्होंने कहा कि हाईकोर्ट जज की निगरानी में कमेटी बना दी जाए। जी, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा 25 जून 1975 की वो रात, जब आपने ना तो लोकतंत्र को छोड़ा था और ना देश में न्यायपालिका को छोड़ा था। आपने देश में जो आपातकाल 1975 में लगाया, आप भूलिए मत उस आपातकाल को। और अभी जो आपातकाल लग रहा है उसको आप मत भूलिए, अभी आपातकाल कम थोड़ी है, ये तो अघोषित आपातकाल है। सुरक्षा के लिए यदि कोई कदम देश का प्रधानमंत्री या देश की कैबिनेट उठाती है और उससे यदि कांग्रेस को दर्द होता है, तो निश्चित तौर पर ये पूरे प्रदेश के लिए और पूरे भारत देश के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। इनको मैं ध्यान दिला दूंगा, आपने भी ध्यान दिलाया है कि जब आईटी एक्ट सन 2000 में बना, उसके बाद में यूपीए की सरकार में जो आनंद शर्मा जी अभी राज्यसभा में क्वेश्चन उठा रहे हैं, राज्यसभा में इसको बवाल खड़ा कर रहे हैं, वही आनंद शर्मा जी उस समय मंत्री हुआ करते थे और सेक्शन 59 में जो बदलाव किया था उस समय आईटी एक्ट में जो बदलाव किया था, और उस बदलाव के तहत ये जो एजेंसियां तय की थी, ये कोई नया कानून नहीं है, ये वही कानून है। आपने वही रखा है, उसका प्रारूप चेंज करके आपने उसका यूज चेंज कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देखिए आधार कार्ड लेके आई कांग्रेस सरकार, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने आधार से भी जासूसी करनी शुरू कर दी। तो ये तो बीजेपी, लेकिन आयुष जी चोर तो है ही, उसके साथ अब जासूस भी हो चुका है। आयुष जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, क्या समूचा विपक्ष और कांग्रेस पार्टी ये भूल गई है कि साल 2018 में ही 6 महीने में दुनिया में सबसे अधिक साइबर अटैक भारत में ही हुए हैं? अगर भारत की सरकार इस तरह का कानून बनाती है तो इसमें इतनी आपत्ति क्यों है? आप नॉर्मल विचार विमर्श करके भी कर सकते हैं, इसमें और प्रावधान भी आप जुड़वा सकते हैं, मगर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को क्या डर है? अगर भारत के ऊपर इतने साइबर अटैक भारत के ऊपर होते हैं, तो भारत की सरकार अगर इस तरीके का कोई कानून बनाती है, साइबर अटैक का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बेसिकली जासूसी करने का तरीका है। हम ये नहीं कहते साइबर कानून को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, साइबर एजेंसीज को मजबूत करना चाहिए, मगर इन 10 ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू सरकार जो लोगों की फोन टेपिंग कराने की जो प्लानिंग कर रही है, 5 राज्यों में जनाधार खोलने के बाद बीजेपी ने जो लोकसभा बचाने के लिए जो आयुष जी सरकार के हर फैसले को आयुष जी सरकार के हर फैसले को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। अगर भारत की सरकार ने 10 एजेंसियों के नाम बता दिए तो उसमें क्या गलत किया? अगर भारत सरकार उन एजेंसियों के नाम नहीं बताती, फिर इस तरह की कोई कार्रवाई करती, तो आप लोगों का सवाल उठाना लाजमी बनता था कि ऐसी कौन सी एजेंसियां, आप हमें नाम बताइए कि कौन एजेंसियां हमारी जांच कर रही हैं। भारत सरकार ने खुले तौर पर एजेंसियों के नाम बताए कि इन एजेंसियों के द्वारा ही जांच की जाएगी,
और अगर आपको किसी भी बात का इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में कुछ भी सलाह मशवरा करना है वो आप आराम से भी कर सकते हैं। इसका विरोध क्यों करना? हमारे ये बात समझ में नहीं आ रही कि डर क्या है कांग्रेस पार्टी को। ये तो सरकार का जो ये ऑर्डर है ये तो चोरी को लीगलाइज करने का वे है, हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से ये चोरी लीगलाइज होगी आयुष जी, किस प्रकार से ये चोरी लीगलाइज होगी? आप अभी आज गवर्नमेंट इन्होंने एजेंसीज को राइट दे दी, अब यही गवर्नमेंट के लोग, यही बीजेपी के मिनिस्टर्स, बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर, खुद देश का प्राइम मिनिस्टर, वो इन एजेंसीज के थ्रू जो पॉलिटिशियंस, ऐसे लोग हैं जो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हैं, ऐसे लोग जो इस देश के अंदर लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ, उन लोगों के ऊपर ये लोग अलग अलग तरीके से जांच करेंगे और अलग अलग तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे। ये फंसाने के लिए पूरी तरीके से एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करी जा रही है। ये चीज गलत है। आप देखिए आधार कार्ड से ये चीजें शुरू हुई थी, आधार कार्ड में इनको सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, कांग्रेस लाई थी आधार कार्ड को एक डिजिटल आइडेंटिटी के रूप में स्थापित करने के लिए, मगर बीजेपी ने क्या किया, इसको हर जगह कंपलसरी करके इसके थ्रू लोगों के ऊपर नजर रखवाने की शुरुआत कर दी कि ठीक है, लोग कोई व्यक्ति कहां रुक रहा है, किस करेक्शन को ले रहा है, सबको एक जगह यूनिफॉर्म कर दिया सबको, ताकि और उसके बाद उसको इजीली किसी भी आदमी पर नजर रखी जाए। ये देखिए प्राइवेसी जो है इस देश का जो मौलिक अधिकार है, इसका पूरी तरीके से खुला सरकार इसकी धज्जियां उड़ा रही है इस एक्ट को लाकर, तो इस चीज का विरोध होना लाजमी है। और मगर आयुष जी जब ये आदेश जब लागू हुआ है, आयुष जी जब ये आदेश लागू हुआ है, इसके साथ में साफ तौर पर एक निर्देश ये सरकार की तरफ से दिया गया है कि अगर देश की सुरक्षा को अगर कहीं से खतरा होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में उस व्यक्ति की या उन खास व्यक्तियों की जांच की जाएगी। आम आदमी की जांच का इसमें कहीं कुछ उल्लेख नहीं हुआ है कि हर आदमी की इसमें जांच की जाएगी, ऐसी कोई बात इसमें नहीं की गई है। देखिए मोदी जी की कार्यप्रणाली हर व्यक्ति जानता है। गुजरात के अंदर क्या हुआ था, ये चीजें गुजरात में भी हुई है। तो आप वो तो आयुष जी 10 साल आपकी भी सरकार रही थी, कांग्रेस की सरकार में भी ऐसी चीजें हुई हैं। खुद जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की भी फोन टेप हो चुके हैं कांग्रेस की सरकार में ही। देखिए फिलहाल जो ये चीजें हो रही है इसको रोकने के लिए क्या मेजर है, हम तो इस चीज की लड़ाई है। देखिए आप जो भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए करना है, कांग्रेस अपना पूरा 100% योगदान देने को तैयार है और इस कांग्रेस ने ही इस देश को आजाद करा, इस चीज को मान लेनी चाहिए बात को। तो कांग्रेस कभी भी देश हित के लिए, देश की सिक्योरिटी के विरोध में नहीं जाएगी, मगर उसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो, इसके बिना इसको इंप्लीमेंट करना गलत है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे। आयुष जी आप बिल्कुल विरोध कीजिए, विरोध करना एक स्वस्थ लोकतंत्र की पद्धति भी रही है, लेकिन उसका एक सकारात्मक विरोध हो तो वो अच्छा लगता है। इस प्रावधान में कहीं भी, मैं आपको दोबारा बताता हूं, कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि हर एक व्यक्ति की इसमें जांच होगी। सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों की जांच होगी जो संदिग्ध परिस्थितियों में लिप्त पाए जाएंगे, वो भी पहले होम मिनिस्ट्री के पास में इसके बारे में बताया जाएगा, तब जाके ये जांच एजेंसियां उसमें कार्रवाई करेंगी। हेमचंद जी, आयुष जी जो कह रहे हैं कि हम ये देश की सुरक्षा को लेकर नहीं है बल्कि भाजपा सरकार अपनी हार से बौखलाकर ये सब कर रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, देश की सुरक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारी कैबिनेट ये चाहती है कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो जी। हम इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी जी। यदि देश की सुरक्षा का विषय है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पूरी कैबिनेट ने ये तय कर लिया है कि देश की सुरक्षा के विषय में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस विपक्ष में होने के नाते केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री जी पर झूठे आरोप लगाती रही है। अभी अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने राफेल वाले मामले में भी इनको बता दिया है कि भैया राफेल में ऐसा कोई घपला हुआ ही नहीं है, ऐसी कोई जांच की आशंका ही नहीं है जी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है। और जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि देश पर संकट है, व्यक्ति की निजता का हनन हो रहा है, अरे भैया हम इस पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि केवल उन व्यक्तियों को ही टैप किया जाएगा, उन लोगों पर ही नजर रखी जाएगी जो देश की अखंडता पर, देश की सुरक्षा पर कहीं ना कहीं खतरा नजर आते हैं। और दूसरी बात, आप इस प्रकार बौखलाहट में, कि कहावत है चोर की डांडी में तिनका, कहीं ना कहीं आपको भय है कि कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के खिलाफ आपके कोई ना कोई लोग होंगे, इसलिए आपको ऐसा भय, वरना आपको तो इस कानून का स्वागत करना चाहिए। ये वो कांग्रेस जो अपने आप को कहती कि हमने देश को आजाद करवाया, अरे भैया देश को आजाद करा के छोड़ देना ही कोई कांग्रेस का काम नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के साथ सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आपको निश्चित तौर पर इस कानून का स्वागत करना चाहिए। देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहिए कि जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कानून लाए हैं, देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। और ये निश्चित तौर पर सत्य है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। और आप जिस प्रकार की बात करते हैं कि साहब व्यक्ति की निजता का हनन हो रहा है, आप भूलिए मत, आप तो आर्टिकल 19 की बात नहीं, आप तो आर्टिकल 21 को भी नहीं बख्शा था। 25 जून 1975 का वो दिन जिस दिन आपने देश में ना न्याय व्यवस्था को छोड़ा था, ना कार्यपालिका को छोड़ा था, और एक ऐसा पूरे देश में माहौल गड़बड़ा दिया था। खेमचंद्र जी, अगर खेमचंद्र जी, हमारी ये बहस इस आईटी एक्ट को लेकर है, हम भूतकाल में ना जाएं तो ज्यादा अच्छा है। हमारे जो साइबर एक्सपर्ट हैं मुकेश चौधरी जी, मैं उनके पास आना चाहता हूं। मुकेश जी, आपने दोनों ही हमारे अतिथियों की बातें सुनी, और कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस महासचिव हैं आयुष भारद्वाज जी, वो बार बार कह रहे हैं कि भाजपा सरकार या मोदी सरकार इस कानून का इस्तेमाल गलत तरीके से करेगी, जो उनके विरोधी जो पार्टियां हैं उन लोगों के खिलाफ करेगी। तो आपका क्या कहना है कि इस तरीके की चीजें हो सकती है, अगर होती हैं तो किस प्रकार होंगी, और इस कानून में ऐसे क्या प्रावधान है जो सिर्फ और सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए ही जरूरी है? देखो, अगर इसको इस तरीके से देखा जाए जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है, कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पावर देना इजी है जी, बट वो पावर बहुत कॉन्क्रीट होना चाहिए और बहुत लिमिटेशंस होनी चाहिए उसकी। जितना ज्यादा आप पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उतना ज्यादा उसके मिसयूज होने के चांसेस हैं। तो जितनी ज्यादा एजेंसीज को पावर दे दिए जाएंगे जी, उतने ज्यादा उसके मिसयूज होने के चांसेस रहेंगे। तो डाउट किसी का भी बनेगा, एक साधारण व्यक्ति, एक आम इंसान का बने या किसी पॉलिटिकल पार्टी का डाउट हो, तो वो लाजमी है। अब जहां तक कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस बात को लेके, वो ये है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, लाइक इंटेलिजेंस एजेंसीज, लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA हो गया, CBI हो गया, ऐसी एजेंसीज को पावर देना ठीक है। बट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, इनको मेरे ख्याल से पावर नहीं देते तो भी चलता, बिकॉज ये कोई टेररिस्ट केसेस ऑपरेशन डील नहीं करते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड मैटर्स हैंडल करते हैं, तो इनको मुझे लगता है कि इनको तो पावर नहीं देने चाहिए थे ये जी। तो ये इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन हो गया। सेकेंडली, अगर बात करें कि पावर मिसयूज होने का, तो ऑब्वियसली बात है कि आप इतनी ज्यादा एजेंसीज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मिसयूज होने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा हो सकती है। थर्डली, ये जो सर्विलेंस पे इसके ऊपर मैं अभी सुन रहा था आप लोगों में जो बातचीत चल रही थी, उसमें यह था कि मोबाइल फोन टैपिंग हो सकता है। तो मोबाइल फोन टैपिंग इसमें कोई नया, कोई अलग से कोई प्रावधान वाली बात नहीं है। वो तो आज से 5 साल पहले भी हो रहा था और 20 साल पहले भी हो रहा था जी। तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। वो तो अगर जब जिसको लगता है इम्पोर्टेंट, किसी केस में रिक्वायरमेंट है किसी का इंटरसेप्ट करना मोबाइल फोन, वो इंटरसेप्ट होता ही है। वो नॉर्मल पुलिस भी करती है, वो किसी स्पेशल एजेंसी को पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसके लिए। वो तो नॉर्मल एक SP लेवल पे भी हो जाता है, उसके लिए कोई स्पेशल पावर या इस एक्ट से कुछ उसमें बदलाव नहीं आया है। थर्डली, ये जो इंटरनेट सर्वेलेंस की बात हो रही है, काफी लोगों को एक ये चीज की क्लैरिटी नहीं है कि इंटरनेट सर्वेलेंस करना इतना आसान काम नहीं है। इंटरनेट को सर्वेलेंस करने के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि जीमेल से एक जीमेल आईडी से दूसरे जीमेल आईडी पे मेल भेजा तो बीच में जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो मेल पता कर लेंगी कि उस ईमेल में क्या भेजा जी। ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये सिक्योर्ड सॉकेट लेयर के ऊपर ट्रेवल करता है। ईमेल एनक्रिप्ट होके जाता है, तो एजेंसीज को एनक्रिप्शन का एक्सेस नहीं मिलता। तो इंटरनेट पे जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं या जो भी एंटी सोसाइटी एलिमेंट्स हैं, जो जैसे अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई भी एंटी सोसाइटी एलिमेंट है, अगर वो VPN यूज करता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, अगर वो VPNs यूज करते हैं तो सुरक्षा एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि VPN यूज करने के बाद में इंटरनेट एक्टिविटीज की डिटेल्स उनके पास में नहीं जाएगी जी। तो आज की जो बड़ी बहस का जो हमारा मुद्दा था कि जो IT एक्ट 69 के अंतर्गत जो कानून जो भारत सरकार ने बनाया है कि अब किसी भी संदिग्ध परिस्थितियों में किसी के भी मोबाइल फोन या इंटरनेट एक्टिविटीज़ की जांच की जा सकती है और 10 सुरक्षा एजेंसियों को ये जिम्मा भी सौंपा गया है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें कितने लूप होल्स हैं और कितने नहीं, और देश की सुरक्षा के लिए क्या वाकई में ये कानून कुछ काम आएगा। हमारे साथ जुड़े तमाम अतिथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा न्यूज़ इंडिया की तरफ से। और इस बड़ी बहस में आज का जो कंक्लूजन है वो ये है कि अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस कानून का कितना उचित व अनुचित उपयोग आगे जाके हमें दिखाई पड़ता है। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।